नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री में आपका अभी एक टॉपिक बचा है, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके संदर्भ में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण क्या रोल है, वो हम चीजें पढ़ेंगे। तो उस समय महात्मा गांधी जी के साथ की जो जो घटनाएं हैं वो सभी आती जाएगी। तो बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा मैटर है। और फालतू की बातें इसमें डिटेल में ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब गांधी जी आप पढ़ते हैं तो गांधी तो अपने आप में एक युग है, तो ये आप जितना पढ़ें चाहिए उतना ही कम है। लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पिछली वैकेंसी थी आपकी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी जब मैंने पढ़ाए थे ये टॉपिक, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। गांधी जी का इस टॉपिक में से जो पढ़ाया हुआ मैटर था मेरा, उसमें से क्वेश्चन आ गया था। उससे पहले वाले पेपर जो थे उनमें भी आए हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गांधी जी का देखिएगा, भारत आने के बाद में जो रोल है उसमें से मेनली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि हम पहले का भी पढ़ेंगे, गांधी जी के जन्म से लेकर के और भारत आने तक, जब वो यहां से जन्म होने के बाद में, जब बाद में साउथ अफ्रीका जाते हैं, फिर वहां से बाद में 1915 में जब भारत आएंगे, तो 1915 के बाद के जो उनका रोल है उसमें से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि वहां दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया था वो चीजें भी हम देखेंगे, क्योंकि गांधी जी ने जो भी अभियान भारत में चलाए वो सब सफलतापूर्वक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट गांधी जी साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। तो उनको इस चीज का विश्वास था कि यहां मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जब सफलतापूर्वक इन आंदोलनों को चलाया है, सफल बनाया है, तो अब भारत के अंदर भी मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। तो बहुत सोच समझ के गांधी जी को वैसे आप जितना पढ़ें उतना ही कम है। जो ये फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे बहुत से जो बड़े बड़े लोग भी हैं, तो गांधी जी के जीवन के जो सकारात्मक पक्ष हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है। कुछ लोग नेगेटिव रूप में भी गांधी जी की जो आलोचना करते हैं कई चीजों को लेकर के। ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से देखता है और कितना गांधी जी को पढ़ता है। हकीकत यह है कि गांधी जी को जितना पढ़े उतना कम है, पूरा जीवन निकल जाता है पढ़ने में। फिर भी व्यक्ति अंत में उसको थोड़ा सा ये लगता है कि मैं निष्कर्ष मेरा क्या निकालूं। तो गांधी जी बहुत सोच समझ करके और एक पूरी रूपरेखा के तहत गांधी जी ने काम किया। तो पढ़ते हैं हम आगे। प्रमुख आंदोलन, तो एक तो ये चीजें हमें पढ़नी है कौन कौन से हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये कुछ गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ आंदोलन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, और इनके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे रोलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंजाट व पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगस्त प्रस्ताव, और पाकिस्तान की मांग, और फिर क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये कई चीजें जो घटनाएं हैं, ये गांधी जी के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले गांधी जी के बारे में देखिएगा। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद और माता का नाम था पुतलीबाई। विवाह कब हुआ था? 1882 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 3 साल पहले। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी। तो जब गांधी जी 13 साल के थे तो इनका विवाह हो गया था। पुत्रों के क्या क्या नाम थे? हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। हालांकि अब ये प्रश्न जो है ये फर्स्ट ग्रेड में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अब ये बेसिक बायोडाटा है। 5वें पुत्र की उपाधि इन्होंने किसको दी थी? जमनालाल बजाज को। पिताजी क्या थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, तो ये अलग अलग स्थानों पे दीवान रहे थे। तो आप देख लीजिए कि जो आर्थिक स्थिति थी गांधी जी के परिवार की बहुत अच्छी थी, आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं थी। तभी आप देखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका गए थे, तो ऐसे ही नहीं जाते। वकालत की जो पढ़ाई है वो इन्होंने पूरी की, तो आर्थिक रूप से मजबूत थे गांधी जी।
इसके बाद में देखिएगा, बैरिस्ट्री इन्होंने कहां से की? इंग्लैंड से की थी 1889 से 91। तो बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो कहां से करते हैं? इंग्लैंड से। अब आगे और बात करते हैं। 1893 के अंदर गांधी जी एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक भारतीय मुसलमान थे दादा अब्दुल्ला, इनके केस के लिए जो है ये कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो अब इसमें देखिएगा, आप जैसे 91 के अंदर गांधी जी ने अपनी वकालत पूरी कर ली थी और जो बैरिस्ट्री की डिग्री थी वो हासिल कर ली थी इंग्लैंड से। और उसके बाद में देखिए गांधी जी भारत भी लौटते हैं। भारत लौटने के बाद में जैसे राजकोट है, बंबई है, ये कई जगह पे वो वकालत भी करते हैं, लेकिन कुछ वकालत में गांधी जी को कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी को उस समय ढंग से बोलना भी नहीं आता था। वो अपनी बात नहीं, उनको अपनी बात भी नहीं रखना आता था। आप यही देखिए कि 1915 के बाद एक इंसान में कितना परिवर्तन होता है, और 1915 से पहले की आप जो स्थितियां हम देख रहे हैं, तो इस समय तक स्थिति यह थी कि गांधी जी को अपनी बात को रखना भी नहीं आता था। तो वकालत जो है वो ज्यादा अच्छे से कोई चली नहीं। उसके बाद में फिर 1893 में ये जो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, और वहां जब जाते हैं तो ये एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 93 में, तो वहां जाने के बाद में इन्होंने देखा कि वहां जो भारतीय हैं साउथ अफ्रीका में, उनके साथ किस तरह से शोषण, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और गांधी जी के साथ में भी एक कड़वा अनुभव हुआ था। एक रेलवे स्टेशन था मेरिट्सबर्ग, मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे जब ये यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की बात है, तो इनके पास जो टिकट थी वो फर्स्ट श्रेणी की थी, प्रथम श्रेणी की। और उसके बावजूद भी रंग भेद के कारण कि ये तो काला है, और अंग्रेजों ने इनको फर्स्ट श्रेणी के टिकट के डब्बे से निकाल करके और धक्का देके नीचे उतार दिया। या आप समझ लीजिए कि एक तरह से फेंक दिया। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर किसी भी भारतीय को गोरों के साथ में प्रथम श्रेणी की जो है ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। यहां से जो ये मैरिट्सबर्ग कांड भी कहा जाता है, जहां गांधी जी को जिस स्टेशन से बाहर फेंका गया था, तो यहां से गांधी जी के जीवन की जो है एक वो दिशा ही बदल जाती है, जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाती है। तो अब गांधी जी के दिमाग में यह आता है कि जब ये मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, तो अब मैं यहीं रह करके, और यहां जो भारतीय हैं जिनके साथ यहां के गोरे अत्याचार कर रहे हैं या दक्षिण अफ्रीका सरकार के द्वारा, तो मैं यहां रंग भेद की नीति का विरोध करूंगा। तो उसके बाद में फिर गांधी जी अपने धीरे धीरे कई संस्थाओं की स्थापना करेंगे, कई प्रयास करते हैं। गांधी जी के देखिएगा प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है। महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता, पंडित नेहरू ने कहा था बापू, अर्धनगीर फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। मलंग बाबा किसने कहा था? खान जो है बहादुर गफार खान। हालांकि अब्दुल है, खान बहादुर गफार खान भी है, लेकिन खान अब्दुल गफार खान, तो आप ये नाम कर लेना, खान अब्दुल गफार खान। अब चूंकि वीर थे तो बहादुर भी नाम में आ जाता है कई बार, लेकिन मेनली जो इनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। तो ये मलंग बाबा कहते थे गांधी जी को। और जादूगर कौन कहते थे? मुजीबुर रहमान। देखिए गांधी जी को जादूगर क्यों कहते थे? जादूगर इसलिए कहते थे क्योंकि गांधी जी के पास ऐसी एक थी स्किल, कौशल, कि वो जहां से लगता था कि कुछ भी नहीं मिल रहा, वहां से भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने की वो क्षमता रखते थे। तो इसलिए इनको जादूगर जो है कहते थे। और किसने कहा था? मुजीबुर रहमान ने। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू पंडित नेहरू ने। अर्धनगन फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का पीएम। मलंग बाबा तो खान अब्दुल गफार खान, और जादूगर मुजीबुर रहमान।
इसके बाद में देखिएगा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ वहां अमानवीय शोषण और दुर्व्यवहार देखा। तो कटु अनुभव क्या रहा कि डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते समय मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद गोरों के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया। तब इन्होंने कहा कि अब मैं जो यहां रंग भेद की नीति का विरोध करूंगा। 1894 के अंदर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी जी वहां पर। और उसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में। यह फिनिक्स आश्रम वाला महत्वपूर्ण है। 1904 के अंदर फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी डरबन में। और यही जो फिनिक्स आश्रम है ये 1912 के अंदर किस नाम में बदल गया था? फिनिक्स आश्रम की जगह हो गया था ट्रस्ट, फिनिक्स ट्रस्ट। उसके बाद 1910 में टोलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं जर्मन शिल्पकार कालेन बाख के सहयोग से। तो ये भी आप ध्यान में रख लेना, ये सब जो इनकी संस्थाओं का निर्माण वगैरह किया था ये सब रंग भेद की नीति का विरोध, भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था, शोषण दुर्व्यवहार, उनके विरुद्ध। तो ये सब संस्थाएं थी। 1854 में नेटाल इंडियन कांग्रेस, फिर फिनिक्स आश्रम और फिर टोलस्टॉय फोरम। तो ये ध्यान रखिएगा। जर्मन शिल्पकार कालेन बाख के सहयोग से। और यही जो टोलस्टॉय फोरम है यही गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया था वहां पर साउथ अफ्रीका में। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध जो कि भारतीयों के प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित था। तो अब इसमें तो ये देखिए पंजीकरण से संबंधित था, जो भी भारतीय वहां साउथ अफ्रीका में रहते थे तो उनके पंजीकरण से संबंधित। तो इसका गांधी जी ने विरोध किया था। और इसी आंदोलन में यह जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसी के विरोध के अंतर्गत गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह है अवज्ञा आंदोलन उसका यहां पे प्रयोग किया और वो भी सफल प्रयोग किया था। तो पहली बार अवज्ञा आंदोलन यानी सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो है वो गांधी जी ने कहां किया था? इसी 1906 के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो इसके बाद में देखिएगा गांधी जी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थारो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। तो यह सत्याग्रह की जो प्रेरणा है कहां से मिली थी गांधी जी को? हेनरी डेविड थारो का निबंध था सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा करो लेकिन सविनय। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं। इसके बाद में 1913 के अंदर गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। देखिए गिरमिटिया जो है ये प्रथा, ये क्या था? दरअसल जो भारतीय मजदूर थे वो देश के बाहर एक निश्चित समय के लिए काम करते थे, समय अवधि के लिए, जैसे 5 साल या 10 साल। तो वो जो काम करने का समझौता होता था कि भारत से बाहर इतने वर्ष तक आपको काम करना पड़ेगा, उस समझौते को कहते थे गिरमिट। तो ये जो प्रथा है इसको क्या कहने लगे? गिरमिटिया प्रथा। तो दक्षिण अफ्रीका जो सरकार थी उसने गिरमिटियों पे क्या किया था? 3 पौंड का कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था 3 पौंड का। बहुत ज्यादा था उस समय 3 पौंड। तो इसके विरुद्ध जो है वो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। और यहां भी जो गांधी जी हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। 1914 में सफलता प्राप्त करते हैं गांधी जी इसमें। गिरमिट ये मैंने आपको बता दिया, भारतीय मजदूरों द्वारा देश के बाहर एक निश्चित समय अवधि के लिए काम करने के समझौते को गिरमिट कहते थे और यह प्रथा कहलाती थी गिरमिटिया प्रथा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा 3 पौंड का जो इन पे टैक्स लगाया गया था, कर लगाया गया था, उसके विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और इसमें सफलता प्राप्त की। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो भी सफलताएं प्राप्त की, इन सफलताओं से उत्साहित होकर के फिर गांधी जी अब भारत आते हैं। तो आप देख लीजिए कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1915 के अंदर गांधी जी भारत में अब सब कुछ सोच समझ करके आते हैं कि अब मुझे यहां क्या करना है और कैसे करना है। तो वहां भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों का सामना किया था और उनके विरुद्ध
सफलता प्राप्त की थी। तो उसी रास्ते को गांधी जी अब यहां चलाने वाले थे, उसी रास्ते पे चल के और यहां भी सफलता को प्राप्त करने के लिए गांधी जी आते हैं। तो गांधी जी जब आते हैं वापस तो 46 साल इनकी उम्र होती है। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं वापस बंबई। और ये जो 9 जनवरी है तो इसलिए हम इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में देखिएगा गांधी जी ने 1917 के अंदर अहमदाबाद के निकट, अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती नदी के पास में। तो हालांकि देखिएगा गांधी जी जब भारत आए तो डायरेक्ट ऐसे 17 में साबरमती आश्रम को स्थापित नहीं किया। उससे पहले कोई इतनी बड़ी जगह गांधी जी को थी नहीं पास में। तो फिर ये जो मई 1915 में, 25 मई 1915 को एक अहमदाबाद के पास में एक स्थान पड़ता है कोचरब। तो अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पे कोई जीवनलाल बैरिस्टर थे, उनके मकान को गांधी जी ने किराए पर लिया था और सत्याग्रह आश्रम के नाम से वहां स्थापित किया। 25 मई 1915 को, जनवरी में आए थे, 25 मई 1915 को वहां आश्रम स्थापित किया, सत्याग्रह आश्रम। लेकिन उसके बाद फिर 1917 में जो साबरमती नदी है, उस साबरमती नदी के निकट यह आश्रम वहां जो है इसको स्थानांतरित करते हैं 17 जून 1917 को। अब ये डेट वगैरह देखिए मैंने साथ में एक्स्ट्रा नहीं लिखी है, ये ज्यादा फिर आपके पास में फैक्ट ही फैक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कोई ऐसे हर सारे फैक्ट नहीं लिखे हैं कि जितने भी फैक्ट हैं वो सारे इसमें दे दो, तो फिर वो सारा एक तरह से बुक ही होगी, फिर गाइड ही होगी वो। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को गांधी जी करते हैं। मैंने बता दिया आने के बाद में एक बार जो कोचरब नामक स्थान है वहां की थी, लेकिन फिर साबरमती नदी के किनारे करते हैं। अब अगर आप में से किसी ने देखा है तो ये जैसे साबरमती नदी है, ये नदी बह रही है, बिल्कुल इस साबरमती नदी के किनारे ही है। तो इतना शांत और अच्छा वातावरण है वहां पे, बिल्कुल नदी के पास में। राजनीतिक गुरु देखिए गांधी जी कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने गांधी जी को कहा था कि 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करो और भारत को समझो। तो अपने आंख नाक जो है आंखें अपनी खुली रखो और मुंह बंद रखो और कान खुले रखो। तो देखो 1 साल तक पूरे भारत को भ्रमण करो और अच्छे से भारत को जानो। आते ही ये शुरू मत कर देना, कहा तो गया, अब आते ही नहीं कि मैं अब यहां ऐसे योग चलाऊंगा। ये पहले एक बार भारत को अच्छे से जानो। वो साउथ अफ्रीका है, ये भारत है, यहां के लोगों को देखो, यहां क्या माहौल है, क्या वातावरण है, उसको देखो, उसके बाद फिर आगे करना। कितना धैर्य वाला काम था। अब देखिए ये गांधी जी बनना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि पेशेंस, जो धैर्य था, वो बहुत बड़ी चीज थी और वो गांधी जी के अंदर थी। यहां पे प्रारंभ में अंग्रेजों का सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध के लिए। गांधी जी जब वापस भारत आते हैं तो उसमें देखिए फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है वो था, उस समय कंटिन्यू चल रहा था। तो गांधी जी ने यहां आने के बाद में यहाँ के जो युवा हैं उनको यह कहा था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो। तो अंग्रेज जो है वो बड़े इनसे हुए खुश, का बार बहुत अच्छी बात है। तो इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा, और इनको जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। तो हालांकि कई लोग देखेगा यहां आलोचना करते हैं गांधी जी की कि वो तो अंग्रेजों के पक्ष में थे या नहीं थे। देखिए जब राजनीति की बात होती है, राजनीतिक जो सूझबूझ थी वो गांधी जी में बहुत जबरदस्त थी, और उसी के बल पे वो सब कुछ सोच समझ के कर रहे थे। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। गांधी जी अगर आते ही इस तरह से आंदोलन चलाने लग जाते तो फिर डायरेक्ट अंग्रेज सरकार की नजर में आते और वो किसी ना किसी बहाने से इनको पकड़ के जेल में डाल देते। तो आते ही इन्होंने एक अंग्रेजों का सहयोग किया, तो ताकि अंग्रेजों को यह लगे कि देखो मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं, ऐसा अंग्रेजों को लगना चाहिए। तो
तो ये बहुत सोच समझ के किया गांधी जी ने। तभी मैंने आपको कहा है कि गांधी जी को आप जितना समझेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, चाहे आप पूरी उम्र इनको पढ़ते रहें। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया इनको। अब देखिए, बात करते हैं गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रहों की। सबसे पहला आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बिहार। तो अब इनका सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट को ज्यादातर ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन से और बाद में कौन से हैं। तो ये तीनों आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं। सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो मैं जो मैटर पढ़ा रहा हूं इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसी को सही मानना। चंपारण सत्याग्रह होता है पहले, फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और फिर खेड़ा सत्याग्रह है। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये 15 मार्च, और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 22 मार्च 1918 को। तो सबसे ज्यादा अहमदाबाद और खेड़ा वाले में होता है कि खेड़ा पहले आता है कि अहमदाबाद वाला बाद में था। तो अहमदाबाद पहले। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में क्या था कि देखिए, यहां अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और नील की खेती अगर लगातार करवाई जाएगी तो वो जमीन जो है वो कुछ समय में बंजर हो जाती है। तो उस नील की खेती के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया गया था, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। और सहयोगी कौन कौन थे साथ में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल हक। तीन कटिया पत्ती क्या थी कि 3/20 भाग पे आपको ये खेती करनी ही होगी। तो उसके विरुद्ध प्रथम और सफल सत्याग्रह था। देखिए, गांधी जी ने यहां सफलता प्राप्त की थी। आप देखिए कि कहां वो सफलता प्राप्त करके आए थे, साउथ अफ्रीका में, और गांधी जी उसी रास्ते पर चलते हुए यहां भी ये सफलता प्राप्त करते हैं। प्रथम और सफल सत्याग्रह है। और यहां के लोगों ने अब तक ये सत्याग्रह जैसी चीजें नहीं देखी थी कि इस प्रकार से भी होता है कि साहब हम अपने आप को कष्ट देंगे, हम भूखे रहेंगे, उठेंगे नहीं, आप मारोगे तो मार लो, हम वापस हथियार उठाएंगे नहीं, तो सामने वाला मारता रहेगा, हम मार खाते रहेंगे। ये चीजें लोगों ने पहली बार यहां देखी थी भारत में कि इस तरीके से भी करके और सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो प्रथम और सफल सत्याग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी अवसर पर महात्मा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। इसके बाद में देखिएगा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये 15 मार्च 1918 को होता है। मजदूरों द्वारा प्लेग का बोनस समाप्त किए जाने का विरोध किया गया। इसमें देखिए, उस समय जो प्लेग फैला था तो उसके कारण मजदूरों को यह आश्वासन मिला था जो मील के मालिकों के द्वारा कि आपको 50% बोनस दिया जाएगा। अब बाद में वो 20% पे आ गए। तो फिर यहां गांधी जी जो हैं वो पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। देखिए, सत्याग्रह का प्रयोग पहला चंपारण में, भूख हड़ताल जो थी वो पहली बार कहां की इन्होंने, तो सत्याग्रह का ही प्रकार है एक भूख हड़ताल। तो वो भूख हड़ताल इन्होंने पहली बार की थी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। तो लोग यहां भी देख रहे थे कि यार ये गांधी जी क्या चीज है, मतलब कैसे भूख हड़ताल कर रहे हैं और आंदोलन में सफलता प्राप्त करवा रहे हैं। तो गांधी जी 35% बोनस दिलाने में सफल रहे। आप देखिए कि लोगों के जनमानस पर, आम जनता में कैसे गांधी जी धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठते जा रहे हैं। चंपारण में सफलता, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में सफलता। तो आपको बताया था कि ऊपर इनको जादूगर भी कहा गया। क्यों? कि जहां से लगता था कि कुछ नहीं मिल सकता वहां से भी ये कुछ प्राप्त करके आ जाते थे। अब मालिक जो है मिलों के वो 50% पे थे। गांधी ने ये जो कि 50% पहले देंगे, लेकिन बाद में वो आगे का नहीं, हम तो 20% ही देंगे। मजदूर कह रहे थे नहीं, हमको तो 50% दो। तो गांधी जी ने दोनों की बातें रख ली कि साहब ना तो 20 ना 50, ऐसा करो 35% पे फाइनल करके डन करो इसको। तो पहले तो मिल मालिक तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की, जो इनको लोगों से एक सपोर्ट मिला, सिंपैथी, भावनात्मक रूप से, तो उसके कारण मिल मालिक जो है वो डर गए। और इसके बाद में तीसरा जो गांधी जी का था वो था खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को, अकाल और लगान वर्दी के खिलाफ। ये देखिए, तीनों की वजह क्या थी आंदोलनों की, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंपारण में था नील की खेती, मील मजदूर वाले के अंदर मजदूर द्वारा प्लेग पर बोनस नहीं मिला था इनको, और खेड़ा सत्याग्रह के अंदर अकाल और लगान वर्दी के खिलाफ। तो एक तो अकाल पड़ा था और लगान में वर्दी कर दी, तो किसानों ने इस चीज का विरोध किया। तो गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया। वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल के द्वारा आमंत्रण किया गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी पहले 2 एग्जाम क्रैक कर चुके थे।
जब रीट भी क्रैक कर लिया, सेकंड ग्रेड भी क्रैक कर लिया, तो फिर फर्स्ट ग्रेड वाले तो बुलाएंगे कि भाई साहब आइए और हमें भी कुछ बताओ टिप्स कि कैसे सक्सेस हो। तो फिर गांधी जी यहां आते हैं कि डोंट वरी, मैं हूं। और यहां गांधी जी नेतृत्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज में जो वल्लभ भाई पटेल का था कि विठल भाई पटेल इनके बड़े भाई थे वल्लभ भाई पटेल के। गांधी जी के द्वारा यहां भी सफलता प्राप्त की जाती है। और किस रूप में कि जो लगान देने में सक्षम हो वो लगान दे दे। पूरी तरह से तो नहीं हुआ कि लगान माफी हो जाए, पर यह रास्ता निकाला कि जो लगान देने में सक्षम नहीं है, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, वो लगान नहीं देंगे, लेकिन जिनकी स्थिति कुछ ठीक है वो लगान दे दो। तो लोग मान गए। तो यहां भी गांधी जी सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बाद में देखिएगा असहयोग आंदोलन। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, अब वो जगह आ चुकी है। कहां कहां से प्रश्न है, देखिए असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलेगा। और 1922 में भी जो चोरी चोरा कांड है उसके कारण गांधी जी इस आंदोलन को स्टॉप कर देंगे। जो एक घटना है वो आगे बताएंगे, आप जानते भी होंगे चोरी चोरा की जो घटना है। लेकिन अब गांधी जी को किस प्रकार से यह आंदोलन शुरू होगा, कैसे इसकी रूपरेखा बनती है, कौन कौन से कारण थे कि लोगों में एक विरोध था अंग्रेजों के लिए, और किस तरह से गांधी जी ने उस चीज को एक आंदोलन के रूप में बदला। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी 1917 में। क्या था इसमें कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल संदेह के आधार पर। तो इसको काला कानून कहा गया। नो अपील, नो वकील, नो दलील। केवल संदेह के आधार पर भी आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हो। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की और सबसे व्यापक हड़ताल का आह्वान किया कि आप जो है इस चीज का विरोध करें और हर जगह जो हम इसका हड़ताल करेंगे। इस कानून को क्या कहा गया था? काला कानून। तो देखिए हर जगह फिर इसका विरोध होना शुरू हो गया। जैसे दिल्ली है, अमृतसर है, इधर लाहौर है, मुल्तान है, जालंधर, अहमदाबाद, हर जगह हड़ताल और प्रदर्शन किए गए। सरकार ने क्या किया, इस विरोध को दबाने के लिए जो एक दमन चक्र चलाया जिसमें कई व्यक्ति मारे गए। पंजाब के अंदर स्थिति और भी खराब थी। और जब गांधी जी ने यह योजना बनाई कि भाई पंजाब के अंदर स्थिति ज्यादा खराब है तो मैं पंजाब जा रहा हूं, तो गांधी जी के पंजाब प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। और 8 अप्रैल 1919 को ही, भाई 6 अप्रैल 1919 को तो इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 2 दिन के अंदर अंदर ही इतनी स्थिति खराब हो गई कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब का जो पलवल एक स्थान आता है, पलवल, ये वर्तमान में पड़ता है हरियाणा में अब, तो वहां से गांधी जी को गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया गया। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कहां भेज दिया? बंबई भेज दिया। तो फिर जो पंजाब का उप गवर्नर था जनरल ओ डायर, तो पूरे पंजाब के अंदर एक तरह से जैसे आतंक की स्थिति उसने कर दी। तो देखिए 9 अप्रैल को रामनवमी थी और रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुसलमान जो थे उन्होंने संयुक्त रूप से एक साथ मिल करके और एक विशाल जुलूस निकाला। तो अंग्रेज सरकार ने घबरा करके क्या किया कि 2 जो उनके नेता थे प्रमुख, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार करके और अमृतसर से निर्वासित कर दिया, यानी बाहर भेज दिया। तो इससे लोग नाराज हो गए। और जब नाराज होते हैं तो उसके बाद में फिर आगे ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, तो 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनता में आक्रोश। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा का जो आयोजन होता है, हालांकि शांतिपूर्वक सभा थी, और इसमें जनरल डायर के द्वारा, अब देखिए ये जो जलियांवाला बाग था इसमें निकलने का एक ही मार्ग था, अंदर कुआं था। अचानक इन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया
और उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग भाग आके जो कुआं था उसमें अपनी जान बचाने लगे कूद के, तो गोलीबारी से डरकर कुएं में कूदे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो आज भी अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है उस पे गोलियों के आज भी निशान बने हुए हैं। तो 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो यह घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। ये देखिएगा, ये जो गोलियां जिसने चलवाई जनरल डायर, ये जनरल आर डायर था। पहले जैसे उप गवर्नर मैंने आपको बताया जनरल ओ डायर, ये जो गोली चलाने वाला था ये जनरल जो है ये था कर्नल, जो ये गोलियां चलवाता है ये। इसका पूरा नाम आप ध्यान में रखो तो आप रख लेना, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसने गोलियां चलवाई। तो रेजिनाल्ड से आर, और ये क्या कहते हैं इसको? कर्नल। तो आर डायर। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा डायर था, आर डायर था, ओ डायर था, क्योंकि पंजाब का जो उप गवर्नर था उसका भी डायर नाम था आगे, और ये भी डायर है। तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकारी अलग है, ये जनरल आर डायर है। पूरा नाम था इसका रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, और लगभग 150 सशस्त्र सैनिकों के साथ में ये यहां पर पहुंचा था। तो सभा को गैर कानूनी घोषित करता है, और उसके बाद में ये जो है गोलियां चलवाता है अंधाधुंध। 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। लोग निहते थे, लोगों के पास में तो कोई था नहीं कुछ ऐसा हथियार। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी। शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया। हालांकि ये फॉर्मेलिटी थी, लेकिन किया गया था जब विरोध हुआ इतना ज्यादा। 8 सदस्य थे, उसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे, चिमनलाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्च 1920 में रिपोर्ट जो है वो पेश होती है, और इससे पहले ही सरकार ने दोषी को बचाने हेतु इंडेमनिटी बिल पास कर दिया। तो इंडेमनिटी बिल जो था इसमें क्या था कि सरकार ने ये अपनी ओर से एक लिपापोती करने के लिए कि समिति की जो रिपोर्ट आएगी उससे पहले ही सरकार ने कहा कि इसको बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करके इंग्लैंड भेज दिया। और बाद में जब समिति की रिपोर्ट आई तो समिति की रिपोर्ट में भी कुछ खास ऐसा नहीं था, और उसमें यह था कि इस कांड के अंदर जो है वो सरकार का कोई दोष नहीं था, यह कहा गया। और यह कहा कि जो डायर दोषी था तो उसे हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन इंग्लैंड जाने पर डायर का भव्य स्वागत होता है और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। तो ये जो समिति की रिपोर्ट भी आई थी, तो गांधी जी ने इस रिपोर्ट के लिए क्या कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती कहा इसको, कि पन्ने दर पन्ने क्या है? केवल निर्लज सरकारी लिपापोती की गई है। इसके बाद में देखिएगा भारतीयों द्वारा तहकीकात समिति। तो अब भारतीयों ने भी अपनी तरफ से एक समिति बनाई, और जिसमें भारतीय थे सभी। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, पुपुल जयकर इत्यादि। रिजल्ट, डायर को दोषी घोषित किया गया। लेकिन अब कार्रवाई होगी कैसे? कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई करने वाला है कौन? अंग्रेज सरकार। उन्होंने अपनी ओर से रिपोर्ट बना के कर दिया कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, दोषी था तो हमने उसको नौकरी से हटा के भेज दिया वहां पे ब्रिटेन। तो इस समिति ने डायर को दोषी माना कि बिल्कुल डायर ही दोषी था इसके लिए, लेकिन कार्रवाई उस पर नहीं हुई। इसके बाद में देखिएगा 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया 1919 के एक्ट में। ये एक छोटा सा बीच में एक घटनाक्रम आता है, प्रांतों में द्वैध शासन। अब देखिए आता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। तो
आपको देखिए इसमें 1919 का जो अधिनियम है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, ये कोई इस संदर्भ में कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल मैंने एक नाम लिखा है कि इस समय जो जो घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें 1919 में वो भी होता है। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, जैसे दो विषयों में बांटा गया, रक्षित और हस्तांतरित विषय। पहले केवल केंद्र सरकार का ही पूरी तरह से शासन था। अब उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास किया गया कि जो प्रांत थे, उन प्रांतों को भी कुछ शक्तियां दी जाए, उनको भी उत्तरदायी जो है वो शासन में भागीदारी की जाए, उत्तरदायित्व दिया जाए। खिलाफत आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, गांधी जी के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी, या गांधी जी के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस संदर्भ में आपको पढ़ना है टॉपिक खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक। देखिए होता क्या है, पहले विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन और तुर्की के मध्य एक सेवर्स की संधि होती है, जिसमें खलीफा का अपमान किया गया। खलीफा कौन थे? पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे उनके धार्मिक गुरु, जैसे पोप जो होते हैं ईसाइयों के धार्मिक गुरु, तो वैसे खलीफा जो है ये सभी मुस्लिमों के धार्मिक गुरु हैं। अब इसमें जब खलीफा का अपमान हुआ, सेवर्स की संधि होती है 10 अगस्त 1920 को, तो खलीफा कौन थे? मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गुरु। भारतीय मुसलमानों द्वारा खलीफा के साथ इस व्यवहार के कारण वह खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु ये जो है विरोध किया जा रहा था, उस चीज का आंदोलन चल रहा था ये। अब गांधी जी को देखिए यहां एक अवसर नजर आता है। पहले से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो ही चुका था, और उसके कारण चूंकि निर्दोष और निहत्थे लोगों पर जो गोलीबारी की गई, और जिस प्रकार से जो अंग्रेज सरकार का रुख था, रवैया था, उससे पूरे भारतीयों के अंदर इतना एक रोष था, एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। अब उस समय यह खिलाफत आंदोलन भी हो जाता है। तो गांधी जी ने दुनिया भर के जो मुस्लिम थे, भारतीय मुस्लिम थे, उनकी अपने साथ सहानुभूति लेने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, जो गांधी जी हैं इसमें बीच में आते हैं। अब ये आंदोलन कर कौन रहे थे? जो भारत के अंदर महत्वपूर्ण नेता थे, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद। तो सभी बहुत माने हुए नेता थे उस समय के, और बहुत ही सम्मानीय नेता। आज भी इनका सबका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। अबुल कलाम आजाद जो है ये तो आपके सिलेबस में जुड़े भी हैं, जो कि शिक्षा मंत्री रहे भारत के। तो नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो है इसका अधिवेशन होता है, और अध्यक्षता किसने की है? गांधी जी ने। गांधी जी देखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, जिसमें मुस्लिम विरोध कर रहे हैं कि हमारे खलीफा को पुनर्स्थापित किया जाए, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गांधी जी। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर कहा, कि हम मुस्लिमों को भी, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन को शुरू करना है, लेकिन उसमें गांधी जी को सबका सहयोग चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गांधी जी को एक अच्छा अवसर नजर आया था कि सभी मुस्लिम जो है वो भी मेरे साथ मिल जाएं, और आम जनता जो है वो भी, उनकी भावना, आम जो मुस्लिम है उनकी भी भावना मुझसे जुड़े, और गांधी जी इसमें सफल भी होते हैं। खिलाफत आंदोलन का हल तुर्की के द्वारा स्वयं ही कर लिया गया। नवंबर 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति होती है। 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया, और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जो मित्र राष्ट्र थे उनसे संधि कर ली गई। अब तो जब वही मामला समाप्त हो गया, तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये चलता रहा था खिलाफत आंदोलन। लेकिन इसी बीच में देखिएगा, अब असहयोग आंदोलन भी जो है वो हो चुका है। तो वो कैसे है, क्या है, वो हम देखेंगे। ये तो थोड़ा खिलाफत आंदोलन से संबंधित बातें थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919। खिलाफत दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त 1920 को, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को। और जिन्ना का जो विरोध और खान अब्दुल गफार खान के द्वारा सहयोग किया गया। तो जिन्ना ने तो इसका विरोध किया था, और जबकि खान अब्दुल गफार खान के द्वारा जो है वो इसका सहयोग किया गया था। तो ये चीजें जो है ये हो गई। और नेक्स्ट जो अब क्लास है उसमें आगे हम असहयोग आंदोलन से पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा, जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी तो आप चाहे कितना भी पढ़ें वो कम है। तो खिलाफत आंदोलन की देखिए भूमिका क्या है।
राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की क्या भूमिका है कि इसने असहयोग आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। गांधी जी सबका सहयोग ले चुके थे और फिर 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये गांधी जी को जो चाहिए था इस आंदोलन से वो गांधी जी को प्राप्त हो गया। लेकिन जो असहयोग आंदोलन के कारण जो देश चाहता था क्या वो प्राप्त हुआ, तो वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे।